देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का इतिहास का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, देखिए अब इस वीडियो में आपको हम इस चैप्टर का वो सभी प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यानी कि आपको बस बेकार का एक भी प्रश्न नहीं बताया जाएगा, केवल और केवल वैसे ही प्रश्न बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो थी वो क्या थी। ठीक है, ऐसा इसमें पूछ रहा है प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। ठीक है, चलिए देखिए चलिए दूसरा का है आपका बावोदाई कौन था। लिखेंगे उत्तर कि बावोदाई यार कैसे चल रहा है भाई के। हाँ, एक मिनट रुक जा। लिखेंगे उत्तर बावोदाई पूर्व में अन्नान का शासक था। ठीक है, ये अन्नान देश से वहाँ का शासक था। गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से बाओदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक जो है बना दिया था। ठीक है, चल देखिए दूसरा क्या प्रश्न हमारे पास है, कहता है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। लिखेंगे उत्तर कि हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर का, कि जनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। तो लिखेंगे देखिए कि जनेवा समझौता 1954 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ। फ्रांस के बीच और किसके बीच, तो वियतनाम के बीच। दो देश थे, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था जनेवा समझौता। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 5 नंबर। देखिए तो देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। लिखेंगे उत्तर कि वह व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता के यहाँ काम करते हैं उसे बंधुआ मजदूर या बंधक मजदूर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर लिखेंगे, हुआ हाउ आंदोलन क्या है। लिखेंगे उत्तर यह एक प्रकार का क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1939 में हुइन फू सो जो कि समाज सुधारक थे ने की थी। सबसे पहले मेकॉन डेल्टा नामक जगह से इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य गरीबों को सहायता करना, व्यर्थ खर्च पर रोक तथा लड़की ठीक है फीमेल लड़की को क्रय विक्रय पर विरोध करना था। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर कि हिंद चीन में फ्रांसीसी के प्रसार कैसे हुआ। लिखेंगे उत्तर कि हिंद चीन का निर्माण हिंच देशी से मिलकर किया जाता है, जिसका नाम लाओस, वियतनाम और कंबोडिया है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में बहुत सारे पादरी व्यापारी हिंद चीन में आकर बस गए और कोचिन चीन के राजा का इस्तेमाल कर 18वीं शताब्दी तक फ्रांसीसी ने संपूर्ण क्षेत्रों पर धीरे धीरे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी प्रतियोगिता के आधार पर कब्जा करने लगा। इसने प्रारंभ में कुछ अच्छा काम किया, लेकिन बाद में सारा सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भाषा तथा शिक्षा फ्रांसीसी अपनाने को कहा और इस प्रकार से इसका आगमन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए 8 नंबर
कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के कारण को लिखे, अथवा हिंद चीन स्थापना का क्या उद्देश्य था। चलिए उत्तर लिखेंगे पहला आर्थिक कारण। सबसे पहला है आर्थिक कारण, लिखेंगे हिंच या फिर हिंद चीन में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा बागान था। ठीक है, जिसमें प्रचुर मात्रा में ज्ञान और रबर की खेती होती थी। यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा खनिज संपदा जैसे टीन, टंगस्टन, कोयला जस्ता से भी परिपूर्ण था। इन सभी वस्तुओं पर अधिकार कर अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत किया। दूसरा का देखिए है कि बर्बर या असभ्यों को सभ्य बनाने की नीति। यह उत्तर कि फ्रांसीसियों को ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है और बाकी हिंद चीन के सभी लोग अक्लमंद हैं और भगवान ने हम सभी को सभ्य बनाने के लिए भेजा है। अतः फ्रांसीसी लोगों ने हिंद चीन की निष्क्रियता को हटाने का प्रयास किया तथा लोगों को सीमित मात्रा में शिक्षित किया, साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार सुधारवादी साबित किया। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है। अगला है पॉइंट व्यापारिक सुरक्षा। देखेंगे कि व्यापार के दृष्टिकोण से फ्रांसीसियों को हिंद चीन बहुत सुरक्षित स्थान लगता था। व्यापार करने के दृष्टिकोण से सबसे पहले पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश और स्पेन आया था। इसमें सबसे ज़्यादा प्रसार फ्रांसीसी ने किया। इसका विदेय डच और ब्रिटिश मिलकर करता था, जिससे उसका व्यापार ठप हो जाता है और इसके बाद फ्रांसीसी लोग हिंद चीन पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिए और अधिकार करना शुरू कर दिए। देखिए अगला है 4 नंबर कच्चे माल की आपूर्ति। लिखेंगे वियतनाम फ्रांस के लिए कच्चे माल का आधार और बिक्री का बाजार उपनिवेश बन गया था। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है 9 नंबर वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना का क्या राज था। लिखेंगे उत्तर वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में किया गया था। इसमें यूरोपीय लोगों का कहना था कि खून और रंग के आधार पर भले ही वियतनामी हो, परंतु आचरण और व्यवहार से नहीं। चूँकि वियतनामी लोग फ्रांसीसी धर्म, भाव, शिक्षा, रीति रिवाज सब अपना संस्कृति में अवगत कराया। लंबे लंबे बाल के स्थान पर छोटे छोटे बाल रखने को कहा। इसका विरोध वियतनाम के लोगों ने जमकर किया और स्कॉलर्स रिवॉल्ट की घटना हो जाती है। चलिए देखिए अब स्कॉलर्स रिवॉल्ट क्या है उसे समझते हैं। 10 नंबर की स्कॉलर्स रिवॉल्ट क्या है। लिखेंगे उत्तर 1868 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा ईसाई धर्म का जोर शोर एवं उग्र तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसके विरोध में वियतनामी लोगों ने खासकर न्युयेन और हतियेन लोगों ने ईसाइयों को हजारों हजार की संख्या में मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को ही स्कॉलर्स रिवॉल्ट कहा जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर किसे कहती। तो हम लोग पीछे अभी जान चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। कि हो ची मिन्ह का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, चलिए उत्तर लिखेंगे कि हो ची मिन्ह का जन्म 1890 ईस्वी में मध्य वियतनाम के क्षेत्र में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम डुयेन सिन कुंग था। इन्हें अंकल हो भी कहा जाता है। ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फ्रांसीसी स्कूल में हुआ था। 1910 ईस्वी में शैक्षणिक विभाग में भाग लिया, किंतु घर की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण कुछ वर्षों तक बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया। साथ ही जहाज चलाने का नौकरी किया। यह अच्छा शिक्षण ग्रहण के लिए रूस और राजद मॉस्को गए और वहाँ कुछ साम्यवादी नेताओं से इनका मुलाकात हुआ और इन्होंने 1917 में साम्यवादी गुट का गठन किया
और इससे प्रभावित होकर 1925 में क्रांतिकारी वियतनामी दल का गठन किया और तमाम जनता को जागरूक किया और साथ ही साथ 1930 ईस्वी में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। बाद में इस पार्टी का नाम बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किया गया और इस प्रकार वियतनाम 1945 ईस्वी में फ्रांस से मुक्त हो गया। इनके काल में अधिक आर्थिक विकास चरम सीमा पर पहुंच गई और अंत में हो ची मिन की मौत 1969 में हो जाती है। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में आपका चैप्टर जो 3 है वो समाप्त हो गया। चैप्टर 3 चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे।